नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नया सवेरा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। सुप्रभात शैला, शुक्रिया। और सीधे तौर पर आज की अगर हम बात करें तो नया सवेरा में आज हम आपके सामने कई सारी खबरें लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आज है रविवार का दिन। और रविवार का दिन छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि देश दुनिया में क्या चल रहा है ये भी जानना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो हमारे देश में इस वक्त 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों की तैयारियां इस वक्त चरम पर है। सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर क्या चल रहा है वो बताएंगे हमारी शैला। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कुछ चल रहा है, युद्ध की खबर से लेकर सभी छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक नया सवेरा के इस पावर पैक्ड शो के जरिए पहुंचाएंगे। साथ साथ बात होगी प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की भी आपको यहाँ झलक देखने को मिलेगी। साथ साथ खेल जगत में क्या रहा है हिट, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। जी हाँ, इसके साथ ही करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी वो हर बात जो आपके आज के दिन को बनाएगी बेहद ही खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सबसे पहले सुर्खियों के साथ। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से करेंगे भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत। टीएमसी का भी मतदाताओं को मनाने का प्रयास जारी। गैस आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 5 किलो एलपीजी सिलेंडर के लिए अब एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं। प्रवासी मजदूरों और किराएदारों को बड़ी राहत। पैनिक बाइंग से बचने की भी सलाह। ट्रंप का ईरान को 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का अल्टीमेटम। ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को किया खारिज। ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे सुरक्षित पहुंचे स्वदेश। आर्मेनिया के रास्ते लाया गया भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आर्मेनिया का जताया आभार। और आईपीएल में रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने गुजरात को 6 रनों से हराया। डबल हेडर में हैदराबाद, लखनऊ और बेंगलुरु चेन्नई का मुकाबला आज। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ जनादेश में। तो 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का दौरा करेंगे। और इसके साथ ही कूच बिहार रास मेला मैदान में वो कूच बिहार जिले की 8 सीट और अलीपुरद्वार जिले की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर के आसपास ऐतिहासिक रास मेला मैदान में विजय संकल्प सभा को भी संबोधित करेंगे, जो उत्तर बंगाल में पार्टी के गहन जनसंपर्क अभियान की शुरुआत का प्रतीक होगा। वो रैली के दौरान विकसित पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के दृष्टिकोण की रूपरेखा भी पेश कर सकते हैं और साथ ही साथ राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भाजपा द्वारा हाल में जारी जनता की चार्जशीट में उठाए गए मुद्दों को प्रमुखता से रख भी सकते हैं। प्रधानमंत्री की इस रैली के बाद विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की भी जनसभा, रोड शो और कई एक कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल में पीएम का चुनावी शंखनाद होने जा रहा है और रास मेला मैदान में चुनावी रैली रहेगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से पहले राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य की ममता सरकार में आलू किसान परेशान है। ममता राज की तुलना बाबर राज से करते हुए राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि इस बार चुनावों के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको सुनाते हैं। पूरा देश में सभी लोग ये बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। सरकार का पॉलिसी का कारण आलू किसान इतना भुखमरी में चले गए।
अब हुगली में जाइए, सबसे बड़ा आलू का फार्मिंग जो करता वो तो बंद कर दिया, आलू जमीन से उठाने का जो कीमत है वो भी उसको नहीं मिल रहा है। सरकार का कोई पॉलिसी नहीं, सरकार किसानों का साथ खड़ा नहीं है। आज आलू का किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हुगली में किया, हावड़ा में किया, 2 दिन पहले अलीपुरद्वार में 2 किसान आत्महत्या किया, काल माथाभांगा में एक आत्महत्या किया। अभी जब आलू का किसान भूखमरी का कारण, आलू का किसान ये तृणमूल कांग्रेस का पॉलिसी का कारण आत्महत्या कर रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है ये लोगों को मानसिक बीमारी था, किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, इसी का कारण हो रहा है। तो जनता ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है और इस सूची में 5 नए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दमदम उत्तर सीट से सौरभ सिकदर, कृष्णानगर सीट से तारकनाथ चटर्जी, कल्याणी सीट से अनुपम बिस्वास, मध्यम ग्राम से अनिंद्य राजू बनर्जी और उलुबेरिया पूर्व सीट से रुद्र प्रसाद बनर्जी को चुनावी रण में उतारा गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को भी बदला है। दरअसल बसीरहाट सीट की अगर हम बात करें तो बसीरहाट उत्तर, बेहाला पूर्व से और विष्णुपुर एससी की सीट से उम्मीदवार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 294 सीट के लिए 292 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अब तक कर दी है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कल अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की और सूची के अनुसार दमदम उत्तर सीट से सौरभ सिकदर, कृष्णनगर उत्तर से तारकनाथ चटर्जी, कल्याणी से अनुपम बिस्वास, मध्यमग्राम से अनिंद्य राजू बनर्जी और उलुबेरिया पूर्व सीट से रुद्र प्रसाद बनर्जी को चुनावी रण में उतारा गया है। तो बीजेपी का किस किस पर दांव लगा है ये आपको हमने बताया। कृष्णनगर उत्तर से तारकनाथ चटर्जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भी इस वक्त पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी आज रायना, गोसावा और सतगछिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। और बात करें केरलम की तो केरलम में विधानसभा चुनाव में चंद दिन ही बचे हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दल ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरलम में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और इस क्रम में 3 जगहों पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जहां अमित शाह कोझिकोड विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे। तो वहीं एर्नाकुलम के कन्नुथुनाड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद तिरुवनंतपुरम दक्षिण के कट्टक्कड़ा में एक जनसभा कर अपने प्रत्याशी को वोट देने की जनता से अपील करेंगे और अपने दौरे के अंत में अमित शाह तिरुवनंतपुरम के थम्पानूर में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये माना जा रहा है कि इस दौरान राज्य की चुनावी रणनीति पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा भी आज केरला में चुनाव प्रचार के लिए रहेंगे। तिरुवनंतपुरम में वो स्वास्थ्य क्षेत्र के आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं असम में भी पार्टी के चुनावी अभियान को धार देते हुए नजर आएंगे। असम में आज शाम 4:30 बजे कामरूप में वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और इसी के साथ केरलम में आरजेडी ने भी लगभग 8-9 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया है। आपको बता दें आरजेडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि एलडीएफ सरकार इस बार हैट्रिक बनाएगी। काफी अच्छा माहौल है और वहाँ हमेशा लड़ाई जो है एलडीएफ और यूडीएफ के बीच रही है, लेकिन पिछले 10 सालों से एलडीएफ की सरकार बन रही है और हम तो लगभग 8-9 विधानसभा में हमने प्रचार किया है वहाँ और 3 सीटों पे आरजेडी लड़ रही है। एलडीएफ के साथ हम लोगों का समझौता हुआ है और ये माहौल जो भी लगा, जिस हिसाब का क्राउड का जो रिस्पांस था, जो माहौल है, हमको लगता है कि इस बार एलडीएफ की सरकार जो है हैट्रिक लगाएगी, तीसरी बार फिर से जो है चुनाव वो जीतेगा। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब तमिलनाडु की, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति को लेकर नया व्हाइट पेपर जारी किया है और सरकार से इस बारे में कड़े सवाल उठाए हैं। सीधे तौर पर पीयूष गोयल ने कहा कि तमिलनाडु को केंद्र से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी मुआवजा मिला है, फिर भी राज्य का खजाना खाली क्यों है।
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य का कर्ज मार्च 2024 तक 8.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे वित्तीय स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता है। व्हाइट पेपर में यह भी कहा गया है कि बढ़ते ब्याज भुगतान और ऑफ बजट उधार ने स्थिति और ज्यादा खराब कर दी है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने डीएमके के इन आरोपों को खारिज किया है। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र इस समय बनता नजर आ रहा है। तो जीएसटी मुआवजे के बावजूद जो है राज्य का खजाना खाली है, ये कहना है पीयूष गोयल का। बढ़ते राजस्व घाटे और ब्याज भुगतान पर उन्होंने चिंता जताई है। तो डीएमके सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु पर व्हाइट पेपर जारी किया है, लेकिन डीएमके जो है आरोपों को खारिज करती हुई नजर आ रही है। जीएसटी मुआवजे के बावजूद वित्तीय स्थिति जो खराब है उस पर बड़े सवाल खड़े किए हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। उन्होंने कहा है कि जीएसटी मुआवजे के बावजूद राज्य का खजाना जो है वो खाली नजर आ रहा है। बढ़ता राजस्व घाटा जो है गंभीर चिंता का विषय है। तो पीयूष गोयल ने कई बड़े सवाल जो है खड़े किए हैं, लेकिन डीएमके इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। डीएमके सवालों के घेरे में है क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा बड़े हैं। पीयूष गोयल ने तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति पर एक व्हाइट पेपर जारी किया है। कई बड़ी चिंताएं उन्होंने जाहिर की हैं। उन्होंने डीएमके ने एलपीजी कीमतों पर इसी दौरान डीएमके ने एलपीजी कीमतों पर केंद्र को घेरने का प्रयास किया है। तो विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बहस का केंद्र बन गए हैं। कई जो आरोप है वो लगते जा रहे हैं डीएमके पर, और लेकिन डीएमके इन तमाम आरोपों को खारिज करते नजर आ रही है। तो हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ चुनाव पर इस तमाम अपडेट देने के लिए। शैलेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी कूच बिहार पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं, तो निशांत राय चेन्नई से और धीरज केरल से। तो सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास ही आना चाहेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं को उसमें जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। बेहद व्यस्त उनका कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, आज कूच बिहार में दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, और बीजेपी के लिए रैली इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि ये जो कूच बिहार, सिलीगुड़ी और ये उत्तर बंगाल का इलाका है, ये बीजेपी के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। और पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो कोर कसर रह गई थी, बीजेपी इस बार चाहती है कि इस इलाके में क्लीन स्वीप करे, और इसलिए पूरी ताकत बीजेपी इस इलाके में लगा रही है। और यही वजह है कि हम नामांकन का दौर जब खत्म होता हुआ देख रहे हैं, तब सबसे जो पहली रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो उत्तर बंगाल के कूच बिहार में रखी गई। और यहीं से टीएमसी सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जो बीजेपी एक आरोप पत्र लेकर आई थी, उसको एक नई धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से देंगे। तमाम उन मुद्दों को उठाएंगे जो बीजेपी राज्य में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ उठाती रही है। तो यहाँ से बीजेपी का चुनावी कैंपेन किस दिशा में जाएगा, उसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से मिलेगी। हमने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के समीक भट्टाचार्य से बातचीत की, उन्हें ममता बनर्जी सरकार को बाबर सरकार बताया, और तमाम जो अरंगे डाल रही है केंद्र की योजनाओं में ममता बनर्जी और राज्य की सरकार, उसका जिक्र किया। तो इस जनसभा से, इस रैली से बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ये उत्तर बंगाल का इलाका है जो परंपरागत तौर पर बीते एक दशक में देखें तो बीजेपी एक मजबूत एक तरह से कहें यहाँ पर उभरी है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी चाहेगी कि उस बढ़त को और आगे ले जाए विधानसभा चुनाव में, जिससे कि राज्य में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो। ठीक है शैलेंद्र, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी चेन्नई से निशांत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, अगर बात करें तमिलनाडु की, तो वहां पर किस तरीके से राजनीतिक दल जो है वो इस समय चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने प्रचार को धार दे रहे हैं, और साथ ही क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपने तमाम लोगों से भी बात की होगी, इस बार विधानसभा चुनाव में आखिर ऐसे कौन कौन से वहां पर मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वहां की जनता मतदान करती हुई नजर आ सकती है? निशांत।
देखिए, तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में इस बार जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ डीएमके गठबंधन है, दूसरी तरफ एआईडीएमके गठबंधन है, तीसरी तरफ थलपति विजय ने अपने राजनीतिक दल बनाया है और साथ में शशिकला का राजनीतिक दल है। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ निर्दलीय खड़े हुए हैं जो कि अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी बढ़त बनाए हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में इस बार जो तमिलनाडु का मुकाबला, ये कहना पिछली बार की तरह जैसे तस्वीर साफ थी, डीएमके एक बड़ी मेजोरिटी के साथ यहाँ पर उसने सरकार बनाई थी, इस बार स्थिति कमोबेश ऐसी नहीं है। और खासकर विजय और शशिकला के आने के बाद से स्थितियां जो हैं यहाँ पर काफ़ी बदलती हुई नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक्टर विजय ने जिस तरीके से जैन जी को प्रभावित किया है, वो दोनों ही राजनीतिक दल जो बड़े गठबंधन है उनके लिए चिंता का सबब बनता चला जा रहा है। और वहीं जिस तरीके से बीजेपी और एआईडीएमके डीएमके पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा रही है, वो डीएमके की परेशानी बढ़ाने वाला है। और वही डीएमके पार्टी जो कि अब से कुछ महीने पहले सनातन धर्म को लेकर सवाल खड़े करती थी, खासकर उदयनिधि स्टालिन की अगर बात की जाए, तो वो भी तमिलनाडु में फिलहाल मंदिर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि डीएमके के लिए इस बार स्थितियां बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं तमिलनाडु में। हालांकि उनका दावा है कि वो मेजोरिटी के साथ एक बार फिर सरकार बनाएंगे। हालांकि अभी तक के इतिहास में डीएमके तमिलनाडु में दोबारा सत्ता में नहीं आई है। हालांकि एआईडीएमके ने इस करिश्मा को करके दिखाया है, वो उसने दूसरी बार सत्ता हासिल करी है तमिलनाडु की सियासत में। एक्टर विजय के आने के बाद से ये कह सकते हैं कि जो एक बड़ा परिवर्तन जैन जी और जो वोटर्स हैं जो एक विकल्प की तलाश कर रहे थे, उनको एक विकल्प नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या वो सरकार बनाने में कामयाब होंगे। तो ऐसे में जो वोटर्स हैं उनकी चिंता बढ़ जाती है, फिर उनको उसी गठबंधन की ओर देखना पड़ता है, चाहे एआईडीएमके हो या डीएमके हो। यहाँ अगर बात करें बीजेपी की, तो इस बार बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। एआईडीएमके के साथ गठबंधन में 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 27 सीटों पर बीजेपी ने अपने हाई प्रोफाइल चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन है, या पूर्व राज्यपाल की बात की जाए, या फिर बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, जिन्हें कोयम्बटूर से बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। तो बीजेपी इस बात को समझती है कि दक्षिण भारत में अगर बीजेपी को मजबूती के साथ आना है तो शुरुआत कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, जिसके चलते बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो लगातार तमिलनाडु के दौरे पर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल चेन्नई में रुके थे और पार्टी के शीर्ष नेताओं से उन्होंने बातचीत की थी। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी के साथ उतर रही है। वहीं अन्नामलई की बात की जाए तो वो चूंकि अभी केरल में प्रचार कर रहे हैं और उसके बाद से वो तमिलनाडु में केरल विधानसभा चुनाव में मतदान हो जाने के बाद से तमिलनाडु में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। खुद हो सकता है कि केरल चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस अपने दर्शकों को धीरज के पास लिए चलते हैं जो कि केरलम में ही मौजूद हैं। धीरज, केरलम चुनाव में अब चंद दिन ही बचे हैं और ऐसे में जो तमाम सियासी दल हैं वो अपने कैंपेन को लगातार धार देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज केरलम में जो है चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। और केरलम का ये जो चुनाव है अब दिलचस्प मोड़ में आ गया है। जिस केरलम में 2021 में भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने में नाकामयाब रही थी, उसी केरलम में अभी जो मुकाबला दिख रहा है वो त्रिकोणीय दिख रहा है और लगभग 50 से अधिक जो सीटें हैं उन सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला है। और पिछली विधानसभा में जिन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे पायदान पर रही थी, उस सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात कर लें, चाहे आज जैसे कि गृह मंत्री की भी 3 सभा है केरल में, पसीना बहा रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने भी जो तिरुवला की चुनावी रैली में जिस तरीके से भावनात्मक अपील और जो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को एक तरीके से उन्होंने जनता के सामने रखा और उन्होंने जो खाड़ी देशों का जो मसला है
आपको बताऊं कि यहाँ के जो काफ़ी लोग हैं वो पलायन की वजह से खाड़ी देशों में या यूरोप के देशों में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने एलडीएफ जो सत्ता में बीते 10 सालों से सत्ता में है, एलडीएफ के कुशासन की जो सारी जो कमियां थी उसको प्रधानमंत्री ने गिराया और बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे उद्योग और विकास नहीं होने के कारण, जो रोज़गार में कमी होने के कारण, खेती जो यहाँ की मुख्य चावल की खेती यहाँ की मुख्य आजीविका है, उसमें एमएसपी के मुद्दे को प्रधानमंत्री ने कुरेदा। और साफ तौर पर उन्होंने कल की जो जनसभा थी उनकी तिरुवला में, उस जनसभा में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और साथ ही एलडीएफ और यूडीएफ को एक दूसरे का दोस्त बताया। प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों से अपील की कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो पलायन हुआ है यहाँ के लोगों का, यहाँ के युवाओं का, उस पलायन को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। यहाँ पे जो एक्सप्रेस वे बनाएगी प्रधानमंत्री ने, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी घोषणा पत्र जारी किया था उस घोषणा पत्र में 2 जो मेट्रो की भी बात की है, चाहे वो तिरुवनंतपुरम की बात हो या कोझिकोड में मेट्रो देने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा सवाल एलडीएफ और यूडीएफ से है कि उन्होंने जो पलायन जो यहाँ के युवाओं का हुआ है, उस पलायन में उनकी जो सरकार है, उनकी सरकार की मुख्य भूमिका है। और जिस तरीके से यहाँ के युवा दूसरे देशों में जा रहे हैं रोजगार के लिए, चाहे वो खाड़ी के देश हो, चाहे वो यूरोप के देश हो, और जो सबसे बड़ा मसला है जिसे प्रधानमंत्री ने जो उठाया है उस मसले में ये है कि जो प्रधानमंत्री ने एलडीएफ जो यूडीएफ की जो सरकार है, जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस को पर सीधा तौर पे निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा है कि अभी युद्ध का समय है, युद्ध चल रहा है। युद्ध के समय में कांग्रेस जिस तरीके से अनाप जो बयान दे रही है चुनावी में, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि केरल के लगभग 10 लाख से जो अधिक लोग हैं वो अभी खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। तो कांग्रेस चाहती है कि जो एक तरीके से अपने देश का नुकसान हो और उसको एक बोलने का मौका मिल जाए। बिल्कुल धीरज, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो राजनीतिक दल है वो अपने हिसाब से जरूरी मुद्दे और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हुए इस समय नजर पे ही आ रहे हैं। लेकिन हालांकि ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसके मुद्दों पर कितना गौर करती है और किस पर ज्यादा भरोसा जताती है। फिलहाल शैलेंद्र, निशांत और साथ ही धीरज, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हो और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज पुडुचेरी में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सबसे पहले तिरुनल्लार में रोड शो करेंगे और उसके बाद मनावेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो मंडल अध्यक्ष और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ सांगठनिक बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। और वहीं माजुली में चुनावी माहौल इस समय काफी गर्म है, क्योंकि 2026 विधानसभा चुनाव में यहां के मुख्य मुद्दे में ब्रह्मपुत्र का कटाव और विकास को लेकर काफी बहस है। और बीजेपी के भुवन गांव विकास के काम और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वोट की उम्मीद भी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के डॉक्टर इंद्रदेल पेगू कटाव और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को अपना मुद्दा बना रहे हैं। क्या कुछ है जमीनी मुद्दे, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। माजुली नदी द्वीप में असम का इतिहास, संस्कृति और संस्कार है। सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है। लेकिन दुनिया भर में इसकी चर्चा नदी के बहाव से कटाव और पर्यावरणीय संकट के प्रतीक के रूप में अधिक हुई है। हालांकि पर्यावरण वही है, लेकिन परिवेश बदला है।
2016 में भाजपा एनडीए सरकार ने माजुली को जिले का दर्जा दिया। जिला बनने के बाद से माजुली में विकास ने रफ्तार पकड़ी है। 10 वर्षों में यहां अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दिखाई देता है। माजुली असेंबली सीट माजुली जिले में आती है। ये जोरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2026 चुनाव में बीजेपी ने मौजूदा विधायक भुवन गाम को फिर से उम्मीदवार बनाया है। वे 2022 के उपचुनाव के बाद से यहाँ के विधायक हैं और अब विकास कार्यों के दम पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बस्तर में इसका जोरहाट माजुली ब्रिज हो गया और सेलेक्ट दुनागुड़ी ब्रिज हो गया और डिब्रूगढ़ और तो माजुली 2 लेन हो गया, 2 लेन रास्ता भी हो गया। सब काम हो गया ये बीजेपी सरकार में। माजुली में अब तक 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 2000 और 2022 के उपचुनाव भी शामिल हैं। कांग्रेस ने यहां 5 बार जीत दर्ज की, जबकि एजीपी और बीजेपी को 3-3 बार सफलता मिली है। आजाद उम्मीदवार 2 बार और जनता पार्टी 1 बार जीती है। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल ने ये सीट जीती और असम में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2021 में भी जीत हासिल की। उनके राज्यसभा जाने के बाद 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के भुवन गाम ने सीट बरकरार रखी। भाजपा के सामने कांग्रेस के 6 दलों के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रनील पेगू मैदान में हैं, जो कटाव और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव एक मेजर लेना पड़ेगा कि कौन सा मेजर लेने से माजुली को ये सोल इरोजन का समाधान हो सकता है। हमको उस हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना है। माजुली में सड़कों पर नाच गाकर प्रचार करती महिलाएं यहाँ की समृद्ध संस्कृति और राजनीतिक संस्कार दोनों का परिचय देती हैं। लोकसभा चुनावों में माजुली ने कांग्रेस पर कम भरोसा जताया है। 2024 में जोरहाट लोकसभा सीट की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर कांग्रेस आगे रही, सिवाय माजुली के। धीरे धीरे माजुली बीजेपी का मजबूत गढ़ बनता जा रहा है। सब बीजेपी के साथ है असम का जनता और माजुली में भी विपुल बूथ से चुनाव जीतेगा। बीजेपी सरकार अच्छा है, इसलिए हम सबको बोलता है माजुली सब जो डेवलपमेंट सब करता है, वो रास्ता हो जो हो, हम माजुली अच्छा से काम करते हैं। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी और खेरकटिया नदियों से घिरा हुआ है। अब ये द्वीप मुख्य भूभाग से गोगा मुख की तरफ से जुड़ चुका है और अब लखीमपुर के लिए नए पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। माजुली के लिए आवागमन आसान हुआ है, लेकिन लोगों की जिंदगी अभी उतनी आसान नहीं हुई है। सरकार ने कटाव रोकने के लिए बड़े बजट तो दिए, फिर भी इस खतरे का कोई पक्का हल नहीं निकला है। अभी जो माजुली और गोगामुख से जो कनेक्टिविटी पुल बना है, उसके बनाने में भी कोई समस्या खत्म नहीं हुआ और बेहतर होना चाहिए। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो इरोशन है माजुली साइड में खत्म नहीं हुआ, बेहतर होना चाहिए इरोशन को। पानी तो यहाँ पे तो दिक्कत है बहुत, जो यहाँ पे आर्सेनिक है ना, सरकार ये अच्छी तरह देख कर अच्छा करना चाहता है। माजुली और जोरहाट के बीच आवागमन का मुख्य जरिया फेरी सेवा है और माजुली और जोरहाट को जोड़ने वाले पुल पर काम एक बार रुकने के बाद फिर शुरू हो गया है। माजुली में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो पानी का तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इरोशन का भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल में जितना यहाँ में काम किया है, 16 साल में कांग्रेस नहीं कर पाया है। अभी जो ये पुल जो बना है, अभी इससे हम लोगों का लखीमपुर और माजुली डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पहले जाने से बहुत तकलीफ होता है। अभी क्योंकि पुल बनने से बहुत मुश्किल भी खत्म हो गया है। ब्रह्मपुत्र का कटाव यहाँ का स्थायी चुनावी मुद्दा है। भाजपा जहाँ विकास और विरासत के संरक्षण का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल विरासत में मिली समस्या और निदान को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ब्रह्मपुत्र से होने वाला कटाव माजुली के अस्तित्व के लिए गंभीर संकट था। वर्तमान सरकार का दावा है कि अनेक कारगर उपाय किए गए हैं, लेकिन जनता को अभी भी दूरगामी और स्थायी समाधान की दरकार है। माजुली के अस्तित्व से जुड़ा हुआ ये मुद्दा प्रमुख चुनावी मुद्दा है और जनता का क्या जनादेश होगा, ये 4 मई को पता चलेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, नदी द्वीप, माजुली।
थी जनादेश से जुड़ी खबरें। अब रुख करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें, भारतीय रेलवे बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की योजना पर काम कर रही है और इसी कड़ी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। जी हां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए लगभग 1500 AI कैमरे लगाए जाएंगे, जो चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। हर कर्मचारी और वेंडर को ID कार्ड और जैकेट भी दी जाएगी, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। आपको बता दें, भारत टैक्सी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर नए साइनेजेस भी लगाए जाएंगे। तो वहीं यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने नए डिजाइन के कोच और बेहतर टॉयलेट्स के मॉडल भी तैयार किए हैं। मौजूदा कोच को अपग्रेड करके एक सैंपल कोच तैयार किया गया है। बिल्कुल, जिसकी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए रेलवे के जो नए कोच हैं वो बेहद ही शानदार इस समय नजर आ रहे हैं। हालांकि ये अभी एग्जाम्पल के तौर पर इस कोच को तैयार किया गया है और इसके साथ ही टॉयलेट्स और कोच के ये नए डिजाइन इस वक्त आप देख रहे हैं। यानी कि भविष्य में आप जब भी रेलवे में यात्रा करेंगे तो इसी तरीके की ट्रेन में आप यात्रा कर पाएंगे। बिल्कुल, इसको लेकर के तैयारियां इस वक्त की जा रही है जोरों शोरों से। बिल्कुल, रेलवे का अलग ही अनुभव देता हुआ नजर आएगा। टॉयलेट्स और कोच के नए डिजाइन हैं, आप देख सकते हैं कितने शानदार टॉयलेट्स तैयार किए गए हैं, कोच शानदार तैयार किए गए हैं। और वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी। अब 5 किलो LPG सिलेंडर खरीदने के लिए आपको एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के इस फैसले के तहत उपभोक्ता जो है वो सिर्फ एक वैध पहचान पत्र दिखाकर ही जो नजदीकी होगा, नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से छोटा सिलेंडर खरीद सकता है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित असर को देखते हुए देश में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। ये फैसला खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और उन लोगों के लिए लिया गया है जिनके पास स्थानीय पते के दस्तावेज नहीं होते हैं। 23 मार्च से अब तक करीब 5.7 लाख छोटे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं, जो कि बढ़ती हुई जरूरत और मांग को दर्शाता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं है और लोगों से अपील की है कि वो घबराकर खरीदारी ना करें। मांग को संतुलित करने के लिए LPG बुकिंग साइकिल बढ़ाने के लिए PNG, केरोसिन और इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमाखोरी और कालाबाजारी पर भी सख्ती करते हुए 3700 से ज्यादा छापे मारे गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिए गए हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे कल शाम सुरक्षित रूप से चेन्नई पहुंच गए। इन्हें आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत ये अभियान चलाया गया। जी हां, आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मछुआरों की वापसी में सहयोग देने के लिए आर्मेनिया सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। दरअसल आर्मेनिया ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में लगातार सहयोग कर रहा है और मंत्रालय के अनुसार अब तक 1200 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें से 996 लोग आर्मेनिया पहुंचे थे। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने वापसी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का जो है आभार भी व्यक्त किया है। और इसी के साथ केंद्र सरकार का नक्सल मुक्त भारत का संकल्प अब पूरा हो चुका है। जी हां, बीजापुर सहित छत्तीसगढ़ के नक्सल वर्चस्व वाले क्षेत्रों में अब विकास की नई रोशनी फैल रही है। कई दशकों से बीजापुर और बस्तर लाल आतंक का गढ़ माना जाता था, लेकिन इन दुर्गम इलाकों में अब शांति है। जहां कभी गोलियों और बारूद की गूंज थी, आज वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से विकास के रास्ते खुल रहे हैं। नक्सली आतंक का रास्ता छोड़कर अब शांति के रास्ते पर चल चुके हैं और जिन्होंने बंदूक नहीं छोड़ी वो दुनिया छोड़ चुके हैं। नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार ने कड़ी रणनीतियों को लागू किया और अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण में है। इस समस्या को समूल नष्ट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत कृतज्ञता से, दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने जो वादा किया था और उस वादे पर खड़े होते हुए लगभग बीजापुर से नहीं पूरे बस्तर से, छत्तीसगढ़ से
नस्लवाद की खात्मा हो गई। नक्सली सरेंडर और टारगेट खत्म होने के बाद बस्तर के लोगों में एक नई उमंग, एक नई जोश देखने को मिल रहा है। मैं जहाँ जहाँ भी फ़ोन लगा रहा हूँ, हर जगह पे यही कह रहे हैं कि हमको मुक्ति मिल गई, हमको स्वतंत्रता मिल गई। वास्तव में आज़ादी की जो स्वतंत्रता था ना, उससे कई भारी नक्सलियों का था, लेकिन आज नक्सली बेदकूट में चले गए और अपने सरेंडर पॉलिसी के माध्यम से उन्होंने अपना समर्पण किया। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और सीमित पहुंच के कारण नक्सली यहां अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। आम लोगों की जिंदगी भय और असुरक्षा के बीच गुजरती थी, लेकिन बीते 2 साल में सुरक्षा बलों के लगातार अभियान, आधुनिक रणनीति और स्थानीय सहयोग से हालात पूरी तरह बदल गए। 2 वर्ष में 300 ऑपरेशन हुए, 234 नक्सली मारे गए और 1336 गिरफ्तार हुए। वहीं सुरक्षा बलों के लगातार नक्सली क्षेत्रों में लोगों को समझाने के बाद 1081 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार से सरकार नक्सलों के खात्मे के साथ साथ जो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के, जो विकास को लेकर के, अंतिम व्यक्ति से लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र के आदिवासी युवा उस विकास से जुड़ भी रहे हैं, ये अपन को देखने को मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया घोषणा के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि भारत अब नक्सलवाद के अंतिम चरण को पार कर चुका है। सुरक्षा बलों की कठिन मेहनत और सरकार की प्रभावी नीतियों ने नक्सलवाद को कमजोर कर दिया, जिससे अब देश को इस खतरे से मुक्ति मिल गई है। नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही बीजापुर और आसपास के इलाकों में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। नक्सलियों का जो तांडव था वो हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। उसके चलते हुए आज जो सफलताएं मिली है, तो बीजापुर आज इतना शांत और इतना मतलब उसकी ओर मतलब बढ़ रही है, जो विकास की ओर, जो इसमें सरकार का भी पूरी सहयोग। जहां कभी नक्सलियों का प्रभाव था, वहां अब सड़कें बन रही हैं, स्कूल और अस्पताल खुल रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जनजातीय समाज जो दशकों तक हिंसा और शोषण का शिकार रहा, अब मुख्य धारा से जुड़ रहा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी और सरकार की योजनाओं के चलते स्थानीय लोगों में विश्वास बढ़ा है। रेड कॉरिडोर अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहा है, जिससे बीजापुर जैसे क्षेत्रों में निवेश, व्यापार और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। बीजापुर से संतोष कुमार के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज। और अब बात महिला सशक्तिकरण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को एनडीए सरकार की प्राथमिकता बताया। पीएम ने 2029 लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण का लाभ देने के लिए 16 अप्रैल से होने जा रही संसद की 3 दिवसीय बैठक का जिक्र किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संसद इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करने वाले राज्यों की लोकसभा सीटें कम ना हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इसके लिए कांग्रेस सहित सभी दलों से साथ आने का भी आह्वान किया है। 16, 17, 18 को 2 काम करने हैं। केरल हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्य हो, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। लोग झूठ फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही है तो सीटें कम हो जाएगी। हम इस बार पार्लियामेंट में पक्का करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए। और दूसरा, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए, इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे हैं। हमने कांग्रेस के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। हम आशा करते हैं कि वो हमारी बात मान करके आएंगे। हमने इंडिया अलायंस के मित्रों से बात की है। आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। ये उनसे वादा लीजिए आप लोग। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताओं बहनों का ये हक 40 साल से लटका हुआ है, अब 2029 के चुनाव में फिर से लटकना नहीं चाहिए। इसलिए
मैं सभी राजनीतिक दलों पर देश की माताएं बहनें दबाव डालें, सब संसद में आए और इस कानून को पारित करें। और वहीं आज भारत में नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है, एक ऐसा दिन जो देश की समृद्ध और गौरवशाली समुद्री विरासत को दर्शाता है। 5 अप्रैल की ये तारीख साल 1919 की एक ऐतिहासिक घटना की याद दिलाती है, जब पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। ये घटना भारत की वैश्विक शिपिंग में एंट्री का प्रतीक बन गई थी। जी हाँ, आपको दिखाते हैं हमारे इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। भारत का समुद्री इतिहास काफी समृद्ध रहा है और 5 अप्रैल को मनाया जाने वाला नेशनल मैरीटाइम डे इसी ऐतिहासिक यात्रा के एक अहम पड़ाव को चिन्हित करता है। इसी दिन साल 1919 में पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। स्किंडिया टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा संचालित इस यात्रा ने औपनिवेशिक काल में भारत की वैश्विक शिपिंग में भागीदारी की शुरुआत की, जो देश की समुद्री पहचान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। 1947 में आजादी के समय भारत का समुद्री क्षेत्र शुरुआती दौर में ही था। उस वक्त देश के पास सीमित पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटी शिपिंग फ्लीट थी, लेकिन इसके बाद के दशकों में भारत ने अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत किया। तटवर्ती क्षेत्रों में बड़े बंदरगाह विकसित किए गए, शिपिंग इंडस्ट्री का विस्तार हुआ और भारतीय नौसेना एक सशक्त बल के रूप में उभरी, जो देश के समुद्री हितों की रक्षा कर रही है। आज भारत के पास 12 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं, जहां से देश का लगभग 95% व्यापार समुद्री मार्गों के जरिए होता है। हाल के वर्षों में भारत के समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण को लेकर प्रयासों ने तेजी पकड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स में सुधार और तटीय आर्थिक क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है। पोर्ट कनेक्टिविटी, शिप बिल्डिंग और इनलैंड वाटरवेज में बड़े निवेश के जरिए भारत के समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, जिससे व्यापार की दक्षता भी बढ़ी है। इसके साथ ही भारत की रणनीतिक समुद्री उपस्थिति भी लगातार मजबूत हुई है। भारतीय नौसेना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक सक्षम और प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई है, जो समुद्री मार्गों की सुरक्षा, आपदा राहत कार्यों और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। एक सदी पहले SS लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा से लेकर एक बड़े समुद्री शक्ति के रूप में उभरने तक भारत की ये यात्रा दृढ़ संकल्प, विकास और वैश्विक महत्वाकांक्षा की कहानी को बयां करती है। अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट पे। तो चलिए पहली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं, कुछ अलग ये खबर है और ये हम दैनिक जागरण से उठा रहे हैं। सेना की अदृश्य शक्ति जो है वो बनी है सीमाओं पर मौजूद रेल, रोड सुरंगें। जी हाँ, सुरंगों में वॉर रूम, मिसाइल स्टोर करने के लिए गुप्त चैम्बर और आसपास की सड़कों पर टेक ऑफ लैंडिंग की सुविधा समेत जेट विमानों के छिपने के लिए ठिकाने बनाए गए हैं। हिमालय की गोद में भारत की सीमावर्ती जो रेल, रोड, सुरंगें हैं महज आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि युद्ध काल में ये भूमिगत बंकर के रूप में काम आएंगी और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर के ये अभेद्य किले युद्ध में बाजी पलटने की भी क्षमता रखने में कारगर साबित होंगे। और इसी के साथ जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बताते हैं, ये भी दैनिक जागरण से ही है, जहां दुर्लभ खनिजों की खोज को अब और धार मिलती हुई नजर आई, क्योंकि सरकार अब इसके लिए पूरी तैयारियां कर रही है। दरअसल नीलामी में कंपनियों को आकर्षित करने के लिए जो मौजूदा नीति है उसमें सरकार संशोधन करती हुई आगे आने वाले समय में नजर आएगी, क्योंकि खनन मंत्रालय जो है वो कई सारे मुद्दों को लेकर इस समय अपना चिंता कर रहा है। दरअसल कंपनियां रुचि नहीं ले रही, जिसकी वजह 4 प्रमुख कारण है, जिसमें पर्यावरण मंजूरी और साथ ही बुनियादी ढांचे की कमी, ज्यादा लागत आना और सस्ते आयात का विकल्प। इन 4 वजहों की वजह से कंपनियां ज्यादा रुचि लेती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अब खनन मंत्रालय इन मुद्दों पर गहन समीक्षा करके नीति में संशोधन करने वाला है, ताकि नीलामी प्रक्रिया को और ज्यादा सरल, पारदर्शी और निवेशकों के अनुकूल बनाया जा सके।
और अगली खबर जनसत्ता से ले रहे हैं, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट का एक बयान है जिसमें शिक्षा के अधिकार पर उन्होंने कहा है कि शिक्षा के अधिकार में शामिल नहीं है स्कूल चुनने का अधिकार। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी बच्चे के शिक्षा के अधिकार में उसके किसी विशेष स्कूल का चयन करने का अधिकार जो है वो शामिल नहीं है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कटारिया की पीठ ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसे सामाजिक समावेश के उद्देश्यों को प्राप्त करने और सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है और ये स्कूल एक साझा स्थान बने जो कि जाति, जातीय समूह या फिर जातिगत रेखाओं की बाधाओं से अलग हो। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें और अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और नया सवेरा में अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पहले उन्होंने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि समय सीमा पूरी होने पर ईरान को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। ईरानी सेना में जनरल अली अब्दुल्लाही अली अबादी ने कहा है कि ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफी भरा हुआ है। वहीं IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने चेतावनी दी है कि और इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का दावा भी किया है। और वहीं अफगानिस्तान में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने भयंकर तबाही मचाई है। पिछले 10 दिनों में 77 लोगों की जान इसके जरिए जा चुकी है और 137 लोग इसमें घायल हैं। अब तक 793 घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 337 किलोमीटर सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेंट डेनिस इलाके में नस्लवाद के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हाल ही में चुने गए शहर के पहले अश्वेत मेयर बेली बागायोको के खिलाफ टीवी और सोशल मीडिया पर भद्दी टिप्पणियां की गई, जिससे जनता का गुस्सा फूट पड़ा। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन इतिहास रचने जा रहा है। चारों अंतरिक्ष यात्री अब धरती से ज्यादा चांद के करीब पहुंच गए हैं और सोमवार को लूनर फ्लाईबॉय के लिए बिल्कुल तैयार है। इस ऐतिहासिक सफर के दौरान ये क्रू डीप स्पेस से 53 मिनट तक चलने वाले एक बेहद दुर्लभ सूर्य ग्रहण भी देखेगा। और अब खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, तो वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में RCB के सामने CSK की चुनौती। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने लगातार दूसरा मुकाबला जीत खुद के बुलंद हौसले को सामने रखा है। टीम ने अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम को 6 रन से हरा दिया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में शनिवार को भारत के विश्वनाथ सुरेश, अंकुशिता बोरो और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर 3 और पदक पक्के कर लिए। ये मुकाबला मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया था। मैनचेस्टर सिटी की टीम ने FA कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल की टीम को 4-0 से हराया। मैच में दिखा आर्लिंग हालांड का जोर और मैच में लगाई हैट्रिक। क्लब और देश के लिए खेलते हुए इस सीजन में अपने गोल की संख्या को 45 पर पहुंचाया। और आइए अब एक दिन एक उत्सव में क्या है खास देखते हैं।
तो एक दिन एक उत्सव में बात करते हैं हम। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले उत्सव मोपेन की, जो वहां की गालो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। और ये उत्सव न केवल खुशी और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि समुदाय को एक साथ जोड़ने और साथ ही पारंपरिक रीति रिवाजों को संरक्षित रखने का भी एक बड़ा अवसर है। आइए आपको दिखाते हैं आस्था और परंपरा के अनूठे उत्सव मोपेन पर ये खास रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के गालो जनजाति के लोग 5 से 7 अप्रैल तक मनाए जाने वाले मोपेन महोत्सव के साथ अपनी खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। ये पर्व मुख्यतः कृषि से जुड़ा है, जो अच्छी फसल के जश्न का प्रतीक है। मोपेन महोत्सव की शुरुआत गालो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी हुई है। ये पर्व दी मोपेन अने के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है, जो समृद्धि और उर्वरता की देवी मानी जाती हैं। इस दौरान स्थानीय लोग पारंपरिक परिधानों में सजते हैं और एकजुट होकर गांव के विकास के लिए प्रार्थना करते हैं। इस महोत्सव के दौरान गालो जनजाति के लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं। साथ ही पारंपरिक गहनों और बांस से बनी टोपी उनकी स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है। इन परिधानों का उद्देश्य पवित्रता और शांति को दर्शाना है। साथ ही चावल का लेप चेहरे पर लगाने की परंपरा भी इस उत्सव का अभिन्न हिस्सा है, जिसकी जड़ें सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी हैं। मोपेन महोत्सव न केवल एक कृषि उत्सव है, बल्कि ये गालो जनजाति के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये उत्सव समुदाय की एकजुटता को और भी मजबूत करता है और पारंपरिक रीति रिवाजों को जीवित रखने का एक अनमोल अवसर भी प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात होगी आपकी सेहत की फिटनेस मंत्रा में। और फिटनेस मंत्र में बात करते हैं। पोषण का महत्व हम सभी के लिए है, लेकिन जीवन की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में सही पोषण लेना बेहद जरूरी होता है। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो गर्भावस्था की, जब पोषण का ध्यान रखना आखिर क्यों उस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, इस रिपोर्ट के जरिए आइए समझते हैं। पोषण हर आयु के लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन की कुछ विशेष अवस्थाओं में पोषण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु के लिए सही पोषण मिलना आवश्यक है। गर्भावस्था में महिला जो खाती है और जिस तरह से रहती है, उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। पोषण है वो पूरा नहीं है तो महिला कमज़ोर रहेगी, महिला को प्रॉब्लम रहेगी कि जैसे उनको बीमारी हो सकती है, जैसे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उनके अंदर उनका वज़न पूरा ग्रोथ नहीं हो सकता, वो हो सकता है उन्हें अनीमिया हो सकता है, और अनीमिया के होने की वजह से उनको सारे लक्षण हो सकते हैं और फिर उनको आगे जाके और बीमारी हो सकती है। और वही जो चीज़ है, क्योंकि जो माँ खुराक लेती है वो बच्चे पे बहुत असर करती है, तो वो बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं होगी तो बच्चा छोटा होगा, कमज़ोर होगा, फिर बच्चा का टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी। और बच्चा जो है, जब जो बच्चे टाइम से पहले डिलीवर हो जाते हैं उन्हें नर्सरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर आगे जाके जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे अनीमिया या और भी बीमारियाँ। तो गर्भावस्था एक आइडियल टाइम है जब महिला का न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। पौष्टिक भोजन गर्भावस्था के दौरान वजन को सही तरह से बढ़ाने में मदद करता है, बच्चे के विकास में सहायक होता है। गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर यानी शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं नए सवेरा में और बात कर लेते हैं मौसम की। जानते हैं देश भर में मौसम का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और आपको बता दें कि आज दुनिया भर में ईस्टर डे का उल्लास और पुनरुत्थान का पावन पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए देशवासियों को ईस्टर के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पवित्र दिन आशा और नवजीवन का उत्सव मनाता है। मेरी कामना है कि ये सभी के जीवन में शांति, खुशी और उज्ज्वलता लेकर आए। प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाएं सभी को दयालु बनने और समाज में एकजुटता और उनकी भावना को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित करें। और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको बेहद खूबसूरत तितलियों के नज़ारे दिखाते हैं। जी हाँ, हम हर रोज आपके लिए अलग अलग तस्वीरें लेकर आते हैं जिससे कि आपका दिन और ज़्यादा शुभ रहे। और आज की तस्वीरें खूबसूरत तितलियों की, जहाँ रंगीन और नाजुक पंखों वाले ये तितलियाँ न केवल देखने में आकर्षक है बल्कि हमारे पर्यावरण में इनकी जो भूमिका है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए ये सुंदर तस्वीर और लीजिए इनका आनंद। और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी शैला और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।